वेरी गुड इवनिंग मित्रों। एक बार फिर पीजीटी को लेकर चर्चा मैं करने आया हूं आपके बीच। जो कट ऑफ की बात है मित्रों, उस पे मैं अडिग हूं। एक या दो क्वेश्चन अधिक हो सकता है, लेकिन 80 से 82 के बीच ही कट ऑफ जाएगा। जो चाहे जो भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी जो भी हो, 80 से 82 के बीच में जो भी हैं वो इंटरव्यू देंगे। और 85 से अबव हैं, 86 से अबव हैं, उनका फाइनल बिल्कुल हो जाएगा। जो वैकेंसीज़ है, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो बहुत अधिक हैं। करीब 285-90 के आसपास कम से कम कंफर्म सीटें हैं इसमें टोटल, क्योंकि तदर्थों की सीट भी इसमें भरी जाएगी। तो इतने कम से कम 285 और 90 के आसपास जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ चली जाएगी। इसके पहले वाला 2016 से अगर कंपेयर करें तो उसमें 108 कुल कन्फर्म सीटें थीं, जिसमें जो कट ऑफ जो है वो 79 या 80 तक जनरल जो है वो इंटरव्यू दिए थे। और 82 जो है, जिनके क्वेश्चंस 82 थे, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, नंबर नहीं समझिएगा। 82 क्वेश्चंस वाले जो है वो ओबीसी कैटेगरी के थे। उसके ऊपर जो भी थे, 82 से ऊपर जो भी थे, सब इंटरव्यू दिए थे। और 85 के ऊपर जो भी थे, जिनके साथ कुछ डिग्री जो वेटेज मिलता है कुछ डिग्रियों पे, जैसे पीएचडी है, एमएड है, बीएड है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो वेटेज जो है वो ले करके 85 के अबव वालों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो गए थे उसमें 96 गए थे। उसमें भी जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें तमाम कोचिंग वाले 105, 107, 102, 104 ऐसे जो है वो कट ऑफ बता रहे थे कि वो, और बिल्कुल वो असंभव था। उतने तो कोई क्वेश्चन किए भी नहीं थे। तो इस बार भी वैसे ही कुछ चैनल जा रहा है। बस एक हैं जो हमारे करीबी हैं, मित्र हैं, जिन्होंने पूरे सॉल्व भी दिया उसको, और वो पिछले बार सेलेक्ट हुए हैं, 5वें रैंकिंग पे हैं। वो उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया है वो बहुत ही सटीक है। उससे मेरा थोड़ा सा अंदाज़ा उससे थोड़ा ऊपर जा रहा है। वो तो 75 से अबव जो भी हैं उनको वो बता रहे हैं कि वो उनको कॉल लेटर आएगा। और लेकिन मेरा मानना है कि 80 से 82 के बीच जो है वो कट ऑफ रहेगी। इसके ऊपर वाले इंटरव्यू देंगे और कम भी जा सकती है, लेकिन इससे अधिक कतई नहीं जाएगी, नो डाउट। लड़के जो लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और उसमें वो बार बार ये पूछते हैं कि सर मेरा क्या होगा, रिप्लाई करिए। तो उतने लोगों का रिप्लाई जो है वो बहुत मुश्किल है। फ़ोन कॉल्स बहुत आ रहे हैं। जो भी लड़के, जो भी बच्चे एक्साइटेड हैं, जो 90 के ऊपर हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कुछ फ़ोन कॉल्स जो हमारे कुछ करीबी हैं, उनका पेपर कुछ गड़बड़ हो गया है, वो फ़ोन नहीं कर रहे हैं। तो वो निराश ना हो, हताश ना हो। ये कंपटीशन है, वो कंपटीशन जो है वो 2 घंटे जो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं, वो कैसा है, किस तरह से है, कितना आप प्रेशर हैंडल कर ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो इसलिए आप घबराइए बिल्कुल नहीं और लगे रहिए। मैं भी यही था कि घबराता नहीं था, और अंततः जो है विजयी हुआ। और आज जो है मैं प्रवक्ता में हूँ, प्रवक्ता तुलसी इंटरमीडिएट कॉलेज से कुंडा में हूँ। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। कमेंट सेक्शन में जो आप डाल रहे हैं वो सोच समझ के डालें। जिनका कम है वो बिल्कुल निराश ना हो, वो भी अपना विचार रखें, अपनी बातों को रखें, और कमेंट सेक्शन में वो भी जो है अपने कितने स्कोर किए हैं उसको डालें, ताकि जो कम किए हुए बच्चे हैं वो उनको कुछ आसान्वित हों, वो कुछ उनको समझ में आए कि हाँ हम भी बिल्कुल हैं लाइन में। नहीं तो वो निराश हो जाएंगे, और निराश होने वाली कोई बात नहीं है। आप बहुत सारी परीक्षाएं आगे लगी हुई हैं, इसका फ़ायदा आपको उसमें ज़रूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आराम से, आसानी से, आराम से, तन्मयता से, तन मन धन से लग करके पढ़िए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंतज़ार करिए, ईश्वर के फल का इंतज़ार करिए। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों, उसमें कुछ विवादित क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर है 16। अगर हम बुकलेट सीरीज़ बी की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो विवादित है। वो क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। इस
इसमें टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 रिलेटेड है साक्षरता दर से, जो 2011 में जो है पूछा गया था। कुछ केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य कर ले, उनका नाम दिए हुए थे, लक्षद्वीप, दमन दीव, पुडुचेरी और चंडीगढ़। इसमें उत्तर जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चंडीगढ़ बता रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन विवादित है, ये निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन को आप इसका देख लीजिए, नगरीकरण और जनसंख्या और नगरीकरण जो भूगोल है, जो एक वाणी की किताब आती है, उसको देख करके उसमें से सटीक आंकड़ा जो है, क्योंकि ये आंकड़ा या तो अनंतिम का है या क्या है, ये सही नहीं है। साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू जो लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, उससे ये कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये प्रश्न विवादित है, निकल सकता है। अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर है 35वां, 35 क्वेश्चन को देखिए, वो भी जो है उसमें कुछ विवाद है। जैसे ये है 35वां में है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसमें वो आंसर जो है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन दे रहा है। मेरे ख्याल से ये इसमें ज़्यादा कोई विवाद नहीं है, 35 क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सही है। और ऊष्मा का हस्तांतरण, ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है, मैं बुकलेट बी सीरीज़ का बात कर रहा हूँ। ऊष्मा का हस्तांतरण, इसमें ऊष्मा का हस्तांतरण जो है वो अगर सॉलिड में पूछता तो वो संचालन के माध्यम से होता, लेकिन हीट ट्रांसफ़र इज़ कॉल्ड, ये लिखा है। तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो कन्वेक्शन के माध्यम से भी हो सकता है और कंडक्शन भी हो सकता है। कंडक्शन से तो जनरली होता है, कंडक्शन से हीट का ट्रांसफ़र जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होता है, जबकि लिक्विड में हम देखें तो वो कन्वेक्शन के माध्यम से, या गैसेस में देखें तो कन्वेक्शन के माध्यम से हीट उसका ट्रांसफ़र होगा। तो ये थोड़ा सा विवादित है, लेकिन इसमें जो है वो आंसर चलेगा। और अगला विवादित प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। ये जो अक्षांश को, डैश अक्षांश को तापीय भूमध्य रेखा कहा जाता है, थर्मल इक्वेटर ये पूछ रहा है। तो थर्मल इक्वेटर जो है जनरली वो 0 डिग्री है, वो इक्वेटर है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर है, और उसके ठीक ऊपर 5 डिग्री के आसपास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 5 डिग्री नॉर्थ में ये थर्मल इक्वेटर जो है वो लोकेट होता है, उसका लोकेशन होता है जनरली। लेकिन जैसे जैसे सन का शिफ्टिंग होता है, थर्मल इक्वेटर भी ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो वो 5 के बाद फिर 6 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा, ऐसे जैसे जैसे सन का शिफ्टिंग होता है थर्मल इक्वेटर ऊपर की तरफ जाता है। मैक्सिमम उसका जो है वो जो जहाँ तक वो जा सकता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो 20 डिग्री 23.5 कर्क रेखा के आसपास वो इस्टेब्लिश हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे सन का शिफ्टिंग नीचे होता है, वो धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ आता है, और फाइनली जो है वो 5 डिग्री नॉर्थ के आसपास आकर के इस्टेब्लिश होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं जाता है। तो इसमें जो ये प्रश्न पूछा है कि लैटिट्यूड इज़ कॉल्ड थर्मल इक्वेटर, डैश लैटिट्यूड इज़ कॉल्ड थर्मल इक्वेटर, तो इसमें जो है 15 भी होगा, 20 भी होगा, और जितने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ में जितने लैटिट्यूड दिए रहते वो भी हो जाता है। 5 के ऊपर जितने हैं वहाँ वो थर्मल इक्वेटर कभी ना कभी वो इस्टेब्लिश होता है, वो सन के शिफ्टिंग के अनुसार, जहाँ सन जाता है जिस लैटिट्यूड पे, जिस अक्षांश पे सीधी किरणें पड़ती हैं, वहाँ वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन निकालने लायक है, ये बिल्कुल गलत लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन नंबर है जो विवादित है वो 43, एक बार देखिए 43 देखिए जो है 43 जो है, संपोषित विकास की अवधारणा किस वर्ष में प्रकाश में आई। ये क्वेश्चन जो है किस वर्ष में प्रकाश में आई, तो ये ब्रंटलैंड कमीशन जो शुरू की गई थी 1987 में, उसकी शुरुआत, वो अवधारणा उसी वर्ष प्रकाश में आई थी। लेकिन ये जो है समुचित रूप से इसका विस्तार हुआ, इसको अच्छे से समझा गया, इस पे एक प्रोग्राम बना, वो 1992 जो अर्थ समिट हुआ रियो दी जेनेरियो में, उसमें इसको
दिया गया। लेकिन ये पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इन लाइट। तो प्रकाश में तो आया ये ब्रंटलैंड कमीशन 1987 में। तो ये प्रश्न विवादित हो सकता है, ये इस प्रश्न को निकाला जा सकता है। इसको आप देख लीजिएगा, कल ही तक टाइम है इसको निकलवाने का। ये एक क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है, कुजबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध तो कोयले के लिए, यहाँ लॉ एस्क भी है, लेकिन जिसको प्रसिद्धि मिली है वो कोयले से मिली है, क्योंकि कोयला जो है यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है, तो इसलिए इसमें कोई ये नहीं है। एक और है क्वेश्चन नंबर 45वां 45, इसमें दिया है आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता कौन है। हु इज़ द पायनियर ऑफ मॉडर्न ओशनोग्राफी। इसमें आंसर जो है जॉन मरे दे रहा है, जबकि ये जो है वो मॉन्क महोदय हैं, तो इस पे भी आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं। लेकिन जॉन मरे जो है एक तरह से उन्होंने ओशनोग्राफी में अपना बहुत हर चीज़, लगभग हर क्षेत्रों में ओशनोग्राफी से संबंधित उन्होंने अपना विचार रखा है इस पर। तो ये है, लेकिन अब फिर भी जो है विचार रखने से इसमें मतलब नहीं होता है। ये हु इज़ द पायनियर ऑफ मॉडर्न ओशनोग्राफी, तो मॉडर्न ओशनोग्राफी के प्रणेता जो है वो मॉन्क को ही माना जाता है। तो ये आप इसको एक विवादित प्रश्न मान सकते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, क्वेश्चन नंबर 52 में है, ये है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रतिवेदन 2015 के अनुसार 188 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत की जो स्थान है वो 130वां, इसमें 130वां था। तो इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसके नियर अबाउट को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि ये नियर अबाउट वाली चीज़ नहीं होती है। इसमें एक प्लेस होता है, क्योंकि ये फैक्ट है और इसमें एग्जैक्ट वो देना चाहिए इनको। तो ये प्रश्न जो विवादित हो सकता है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। इसका उत्तर जो है 130वां है। मैं कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा हूँ इसको, जो भी उसका 2015 का ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, उसमें उनका स्थान जो है 130वां है। अब अगला विवादित प्रश्न है 52 हो गया। इसके बाद अब कुछ ज़्यादा इसमें विवादित नहीं लग रहा है, तो इसको एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। 65 जी टेलर, ये सब अहमदाबाद सेक्टर ऑफ इंडिया, ये सब सही है। मानसूनी इंडोनेशिया का जो ये जलवायु दिया हुआ है, ये मानसूनी भी जलवायु है और विषुवतीय जलवायु भी है। तो इसमें इंडोनेशिया में मानसूनी भी जलवायु और विषुवतीय जलवायु दोनों मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से विषुवतीय जलवायु मिलती है। और ये जो थाईलैंड है, वियतनाम है, इनमें जो है इसकी जलवायु भारत की जलवायु के समान जो है वो समान है। जैसे भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, उसी प्रकार इन सब देशों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है। इंडोनेशिया को देखकर आपको, चूँकि वो नीचे में है तो इक्वेटर उससे पास करता है, तो इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों को जो जलवायु है वो विषुवतीय जलवायु हो जाता है। तो इसमें उत्तर विषुवतीय जलवायु ही सही है। जो आप प्रश्न कर रहे हैं शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ लोग इसको 30 से 60 मांग रहे हैं, ऐसा नहीं, 35 से ये 55 के बीच में है, ये उत्तर सही है। और कुछ इसमें नहीं दिख रहा है, वो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। हरगिज देश, ये जो है उत्तरी अमेरिका के प्रथम वास्तविक भू आकृति विज्ञान वेत्ता किसे कहा जाता है, तो ये इसमें जो है जी.के. गिलबर्ट दे रहे हैं, यही लगभग सही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रक फार्मिंग सही है। हाँ, एक प्रश्न और है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यमुना जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि उससे पहले ही वो गंगा में मिल जाती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यमुना जो है वो गंगा में मिल जाती है, तो आगे चलकर गंगा डेल्टा बनाती है। तो ये इसमें नर्मदा जो है जो एस्चुरी बनाती है, नर्मदा, ताप्ती जो है, और बहुत सारी नदियाँ जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से बहती हुई अरब सागर में मिलती है, तो वो सब डेल्टा नहीं बना पाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं।
तो ये इसमें उत्तर जो है नर्मदा बिल्कुल सही है। तो ये सब ज़्यादा कुछ यही 5, 6, 7 प्रश्न हैं जो कि विवादित हैं और आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और एक बार और हम आपसे अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग सही कट ऑफ बताइए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, ईमानदारी को छोड़िए नहीं, सत्यता पे रहिए, विजय आपकी होगी। इसके साथ ही हम फिर विदा लेते हैं और एक बार और कहना चाहते हैं, जो भी बच्चे जो 80 से नीचे आ गए हैं वो किसी हालत में बिल्कुल घबराए नहीं, उनको फिर मौका मिलने जा रहा है और वो अपने जो है इसका इंतज़ार करें। थोड़ा इंतज़ार का फल मीठा होता है, घबराहट बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनको। आगे बढ़ें, पढ़ते रहें, दूसरों की मदद करते रहें, ईमानदारी से रहें, सत्य पे रहें, तन मन धन लगा करके पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।